Students, welcome back. This is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the online classes. Students, we are learning elements of account and chapter number 1, accounting and its terminologies of class 11 English medium, and this is the lecture number 12. Students, we are learning accounting terminologies in this chapter, and we have already understood lots of terminologies and many more to come. Let's see what the other terminologies are. Let's start. Students, we are cleared with the depreciation and we are at 42 number, which is bad debt. Bad debt नाम सुन के अजीब लग रहा होगा, तो चलो पहले हम पढ़ लेते हैं तो थोड़ा बहुत पता चले एक्चुअली में ये है क्या. When goods sold on credit by the business person to whom goods sold is debtor of the business, from him the amount of sale is to be collected. सिंपल सी बात है. अगर हम किसी को क्रेडिट मतलब उधार क्रेडिट पे किसी को गुड सेल करते हैं, दैट मीन्स ही इज़ द डेटर. उसको हम डेटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डेटर. वो हमारे बिजनेस का डेटर हुआ और उसके पास से जो भी अमाउंट कलेक्ट करनी है, बराबर, वो अमाउंट क्रेडिट पे है क्योंकि हमने क्रेडिट सेल किया है, तो अमाउंट इज़ टू बी रिसीव्ड. अभी रिसीव हुई नहीं है, रिसीव होने वाली है. मैनी टाइम्स डेटर ऑफ बिजनेस में नॉट बी इन पोजिशन टू पे फुल अमाउंट ड्यू टू हिज वीक फाइनेंशियल कंडीशन. इफ द अमाउंट इज नॉट कलेक्टेड इवन आफ्टर द नेसेसरी एफर्ट्स, the amount which is not received is known as bad debt. Bad debt is not an expense of business, it is a loss. अब तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दिया. क्रेडिट सेल किया हो, किसी को आपने उधारी पर माल बेचा हो, सेल किया बराबर, पर उसके पास से जो भी अमाउंट रिसीवेबल थी, आउटस्टैंडिंग थी, किसी के पास से मान लो 20,000 लेना था, द टोटल अमाउंट इज़ नॉट रिकवरेबल बिकॉज ऑफ हिज और हर फाइनेंशियल कंडीशन. उसकी वीक फाइनेंशियल कंडीशन हो, पे नहीं कर सकती हो, नहीं कर सकता हो, तो जो भी अमाउंट रिकवरेबल नहीं होती, जो मिलता नहीं है बराबर, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेप्ट. और बैड डेप्ट जो है बिज़नेस का एक्सपेंस नहीं है. एक्सपेंस तो वो होता है जो हम जानबूझ के करते हैं, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से करते हैं. ये लॉस गिनेंगे, इसको हम लॉस कंसिडर करेंगे. बिज़नेस का लॉस होता है क्योंकि जानबूझ के नहीं किया जाता है, सडन और अनएक्सपेक्टेड होता है. द पर्सन होम वी आर सेलिंग द गुड्स इज़ आर डेटर ऑफ बिजनेस. हमारे बिजनेस का जो है डेटर होता है, ट्रस्ट वर्दी इंसान होता है. बिकॉज ऑफ हिज पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से ही और सी इज़ नॉट एबल टू पे द फुल अमाउंट. बराबर, जो भी अमाउंट है वो पे करने में सक्षम नहीं है. इसकी वजह से वो अमाउंट जो है एज अ बैड डेप्ट कंसिडर की जाएगी. ठीक है, तो बैड डेप्ट आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट है सॉल्वेंट. सॉल्वेंट मतलब सद्दर बोलते हैं ना, बहुत ये पार्टी बहुत सद्दर है, बहुत पैसा है, साहूकार है, बहुत पैसे वाली पार्टी. तो पैसे वाली पार्टी, दैट मीन्स ही इज़ अ सॉल्वेंट पर्सन. कोई भी पर्सन जो अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको टाइम टू टाइम पे कर सकता हो, ही इज़ एबल टू पे ऑल द फाइनेंशियल कंडीशंस. देख लेते हैं. In accounting, a person who pays his financial obligations regularly and whose assets are more than liabilities, that person is known as solvent person. जिसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम है, देवा कम है, माल ज़्यादा है उसके पास, और अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइबिलिटीज़ फाइनेंशियली है, ही इज़ एबल टू पे ऑन टाइम. सारी पेमेंट जो है टाइम टू टाइम कर सकता हो, बराबर, उसको हम सॉल्वेंट पर्सन बोलेंगे. इनसॉल्वेंट सॉल्वेंट का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा. जो फाइनेंशियल कंडीशंस उसकी वीक रहती है, टाइम टू टाइम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे नहीं कर पाता हो, जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो टाइम टू टाइम पे नहीं कर सकता हो. पढ़ लेते हैं. In accounting, a person who doesn't pay his financial obligations regularly, it means he is not in position to pay these obligations, whose assets are less than liabilities. That person is known as insolvent person. Unless the person is declared insolvent by the court, he cannot be treated as insolvent. जब तक, पहले ये समझ लो क्या होता है. फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने की वजह से जो अपना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल जो भी उसका कर्जा बोल सकते हैं जी, अगर किसी के पास से उसका ड्यू है, फाइनेंशियल ड्यूज़, वो पे करने में ही इज़ नॉट एबल टू पे ऑल द फाइनेंशियल ड्यूज़, बराबर, वो सक्षम नहीं है
पे नहीं कर सकता है तो उसको हम इंसॉल्वेंट बोलेंगे। लेकिन जब तक उसको कोर्ट डिक्लेयर नहीं कर देता है इंसॉल्वेंट, तब तक तुम उसको इंसॉल्वेंट नहीं बोल सकते हो। और यहाँ क्या बोला है, असेट जो है कम होती है, लाइबिलिटी ज़्यादा होती है। सीधी सी बात है, जिसका देवा बढ़ गया होगा, प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं बची होगी, उसी को हम इंसॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट में आता है डेबिट एंड क्रेडिट। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे टर्मिनोलॉजी आप लोग कर रहे हो, वैसे डेबिट एंड क्रेडिट का भी बता देता हूँ। देर आर टू इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट एंड क्रेडिट। पूरे ज़िंदगी भर कॉमर्स लिया तो आपको सुनने में आएगा। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स इन डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग की एक मेथड है जिस मेथड में अकाउंट्स लिखे जाते हैं, बराबर। तो उसकी दो साइड्स होती है, डेबिट और क्रेडिट। ट्रू एंड फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज़ ट्रू एंड फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट का अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, आप अच्छे से डेबिट और क्रेडिट को समझ सकते हो, मीन्स आपको अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज है। देख सकते हो एक लाइन के अंदर पूरा कॉमर्स स्ट्रीम, कॉमर्स फील्ड जो आपने सिलेक्ट किया है उसके अंदर आ गया है। डेबिट क्रेडिट का अच्छा नॉलेज होगा तभी आप अकाउंटिंग को समझ पाओगे, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द अकाउंटिंग इन अ प्रॉपर वे। तो डेबिट क्रेडिट आगे आता रहेगा। जस्ट बताया है कि डबल एंट्री सिस्टम में ये जो है इफ़ेक्ट होती है इसकी, डेबिट इफ़ेक्ट और क्रेडिट इफ़ेक्ट, याद रखना। हाँ, ये भी थोड़ा काम का है, देख लो। टू साइड्स आर यूज्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज अकाउंटिंग इज कॉल्ड एज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है, जिस हाथ में हो सकता है आपने मोबाइल होल्ड करके रखा हो, जो भी लेफ्ट हैंड है आपका, उसको हम बोलेंगे डेबिट साइड, और जो राइट हैंड है उसको हम बोलेंगे क्रेडिट साइड। वो तो आगे जैसे चैप्टर्स आएंगे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। इसके लिए इतना इनफ रखो, पता चल जाएगा आपको। अब उसके बाद में अकाउंट तो हम सीख चुके हैं, उसके बारे में क्या है, जो भी पढ़ेंगे वो अकाउंट ही होगा। चलो उसके बाद में पहले मैं ड्यूरेशन चेक कर लेता हूँ, अभी तो टाइम है। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। मेथड्स ऑफ, आगे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इसको नीचे करना पड़ेगा। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट प्रिपेयर करने के मेथड। अकाउंट शुरुआत से सुनते आ रहे हैं, जब तक जिंदा हो, जब तक अकाउंट फील्ड में हो, जब तक कॉमर्स लिया हुआ है, तब तक अकाउंट आप सुनते रहोगे। As stated earlier, accounting is a social science. It is essential for this subject to incorporate social changes, new researches. There are two types of accounting in practice. They also keep on changing. Desi Nama system, double entry system are included in these two types. There are two types जिससे हम अकाउंटिंग लिख सकते हैं। देसी नामा सिस्टम, देसी नामा ना, देसी नामा मतलब जो रीजनल होती है, जो आप मतलब इंडिया तक लिमिटेड है। जैसे गुजरात हो तो गुजराती लैंग्वेज में लिख सकते हो, बराबर। तो देसी नामा सिस्टम जो है देसी लोग लिखते हैं, बराबर। बता दूंगा आपको, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आगे आएगा इसका मीनिंग। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो भी एक टाइप ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का मेथड है। आगे देखते हैं, इन दोनों का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया होगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि प्रिपेयरिंग ऑफ अकाउंट्स के जो मेथड्स है, देयर आर टू मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ अकाउंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स अंडर बोथ द टाइप इज डिफरेंट बट द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर आइडेंटिकल. Both the types are permissible. In present time, double entry system is more popular than Desi Nama because accounts prepared through computer rather than manually written. Computer based accounts are prepared under डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम, टेली का नाम सुना होगा. वो टेली जो है टोटली डबल एंट्री सिस्टम पे काम करती है क्योंकि कंप्यूटराइज्ड होता है, बराबर. और देसी नामा जो सिस्टम में है वो मैन्युअली लिखा जाता है, हाथ से लिखते हैं हम, बराबर. तो आपने देखा होगा अक्सर जो भी आपके दादा हो, ग्रैंडफादर हो, ग्रेट ग्रैंडफादर हो, वो लोग रेड कलर का फुल स्केप रखते होंगे, एक चोपड़ा रखते होंगे बड़ा सा, जो बोलते हैं ना दिवाली के टाइम पर चोपड़ा पूजन में उठा के लेकर आते होंगे, जिसमें हिसाब किताब लिखते हैं. लाल पुट्ठा वाला होगा,
तो उसको हम उसके अंदर जो भी हिसाब किताब लिखते थे वो सब देसी नामा पद्धति से होते थे, देसी नामा मेथड से वो लोग काम करते थे, बराबर। पर अभी जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रोवाइज़ हो रही है, और इम्प्रोवाइजेशन के साथ साथ में हमारा अकाउंटिंग मेथड भी है जो पुराना है वो उसको हटा के नया रिप्लेस कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, बराबर। तो वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जितना बताया उतना कीजिए, दैट्स इनफ फॉर यू। We shall meet in the next video. Till then, take very good care of yourself. Stay home, stay safe.